Hi everyone, I am Rita and you are watching Legal Notes and many more. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आईपीसी के अंतर्गत आने वाले जनरल एक्सेप्शंस या जनरल डिफेंसेस के सेक्शन 79, 80, 81, 82, 83 के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वे कार्य सामान्य अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत आते हैं जो हानिकर होते हुए भी विधि द्वारा यानी कि लॉ द्वारा दंडनीय यानी कि पनिशेबल नहीं होते हैं। अर्थात सामान्य अपवाद के अंतर्गत आने वाले कार्यों को लॉ पनिशमेंट से छूट प्रदान करता है। सेक्शन 79 एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। सेक्शन 79 के अनुसार कोई भी एक्ट क्राइम नहीं है जो कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा प्राधिकृत है या तथ्य की भूल के कारण या विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विधि द्वारा प्राधिकृत होने का विश्वास करता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए लॉ द्वारा ऑथराइज है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण गुड फेथ में ऑथराइज होने का उसे विश्वास यानी कि बिलीफ है, तो उसके द्वारा किया गया एक्ट क्राइम नहीं है। सेक्शन 79 में अटैच्ड इलस्ट्रेशन से यह बात और अधिक क्लियर हो जाएगी। ए जेड को ऐसा कार्य करते देखता है जो ए को हत्या प्रतीत होती है। ए सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो लॉ ने हत्याकारियों यानी कि हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखा है, जेड को उचित प्राधिकारियों यानी कि प्रॉपर अथॉरिटीज के समक्ष ले जाने के लिए जेड को अभिगृहित यानी कि सीज यानी कि पकड़ कर रखता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि जेड आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में कार्य कर रहा था। फ्रेंड्स, अगला सेक्शन है सेक्शन 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट यानी कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। सेक्शन 80 को समझने के लिए सबसे पहले आईपीसी के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। किसी भी अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है। पहला मेंस रिया यानी कि गिल्टी इंटेंट का होना और दूसरा एक्टस रियस यानी कि कोई गिल्टी एक्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह हम देखते हैं कि जनरल डिफेंसेस जो कि चैप्टर 4 आईपीसी के अंतर्गत आते हैं में अगर किसी क्राइम में गिल्टी इंटेंट यानी कि मेंस रिया एब्सेंट है तो वह एक्यूज्ड डिफेंसेस यानी कि प्रतिरक्षा अवेल कर सकता है, मतलब कि पा सकता है। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कि डिफेमेशन, सिडिशन, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचने के लिए ऐसा ही एक डिफेंस है सेक्शन 80 एक्सीडेंट का, जिसे एब्सेंस ऑफ मेंस रिया भी कहते हैं। एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई चीज अचानक या सडनली हो जाना। सेक्शन 80 का बचाव या डिफेंस लेने के लिए यह जरूरी है कि वह एक्ट या कार्य विधिपूर्ण यानी कि लॉफुल हो, विधिपूर्ण रीत यानी कि लॉफुल मैनर से किया गया हो, विधिपूर्ण साधनों यानी कि लॉफुल मीन्स द्वारा किया गया हो, उचित सतर्कता और सावधानी यानी कि विद ड्यू केयर एंड कॉशन से किया गया हो और बिना आपराधिक आशय यानी कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंट जिसे कि मेंस रिया भी कहते हैं अथवा बिना ज्ञान के किया गया हो। कहने का मतलब यह है कि जानबूझकर ना किया गया हो। फ्रेंड्स, सेक्शन 80 में दिए गए इलस्ट्रेशन से यह बात और अधिक क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए
ए कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि ए की ओर से कोई उचित सावधानी यानी कि ड्यू डिलीजेंस का अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है यानी कि एक्सक्यूजेबल है और अपराध नहीं है। फ्रेंड्स, चलिए अब सेक्शन 80 से रिलेटेड कुछ केस लॉज के बारे में जान लेते हैं। विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट से संबंधित वसंत वर्सेस एम्परर के मामले में ए, बी और सी जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार के लिए हाका लगाया गया। थोड़ी देर बाद ए ने किसी जानवर की खड़खड़ाहट सुनी और उसने गोली चला दी। वास्तव में वह जानवर नहीं था बल्कि बी था। बी घटनास्थल पर ही मर गया। कोर्ट ने धारा 80 के अंतर्गत डिफेंस के तर्क को स्वीकार करते हुए ए को दोषमुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, लेकिन सेक्शन 80 का डिफेंस तभी मिलता है जब किया गया कार्य वैध यानी कि लॉफुल हो। टुंडा वर्सेस रेक्स का केस एक अच्छा उदाहरण है। ए और बी दो पहलवान थे। वे जब कुश्ती लड़ रहे थे यानी कि रेसलिंग कर रहे थे तो लड़ते लड़ते गिर गए जिससे बी की मृत्यु हो गई। ए को सेक्शन 80 का डिफेंस दिया गया और उसे एक्विटेड यानी कि दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि जब वे लड़ रहे थे तो इसका अभिप्राय यानी कि इंटेंशन यह है कि उन्होंने होने वाले नुकसान के लिए भी सहमति दी होगी, मतलब वह होने वाले नुकसान के लिए एग्री रहे होंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 80 का डिफेंस तभी मिल पाता है जब कार्य विधिपूर्ण साधन यानी कि लॉफुल मीन्स द्वारा किया गया हो। उदाहरण के लिए जगेश्वर वर्सेस एम्परर के केस में ए जब लाठी से एक व्यक्ति को मार रहा था, उसकी पत्नी जो गोद में बच्चा लिए हुए थी बचाने के लिए बीच में आ गई। एक लाठी बच्चे के सर पर पड़ गई। बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कोर्ट ने सेक्शन 80 के डिफेंस को रिजेक्ट करते हुए ए को दोषी ठहराया। फ्रेंड्स, अगला सेक्शन है सेक्शन 81 जो कि है दूसरी हानि को रोकने के लिए आपराधिक आशय के बिना किया गया कार्य यानी कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। फ्रेंड्स, सेक्शन 81 में तथ्य का प्रश्न यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यह होता है कि जिस हानि का निवारण या परिवर्जन यानी कि प्रिवेंशन किया जाना है क्या उसकी प्रकृति यानी कि नेचर ऐसा था और क्या वह इतनी आसन्न यानी कि नजदीक थी कि वह जिससे यह जानते हुए कि उससे हार्म कारित होना संभाव्य है करने का जोखिम यानी कि रिस्क उठाना न्यायानुमत यानी कि जस्टिफाइड या माफी योग्य यानी कि फॉरगिवेबल था। इस प्रकार जब कोई एक्ट किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को कोई हानि दूर करने या बचाने के उद्देश्य से किया गया हो, सद्भावना से किया गया हो यानी कि गुड फेथ में किया गया हो, बिना आपराधिक आशय के यानी कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया हो, तो ऐसा कार्य अपराध भले ही हो, ऐसा कार्य यह जानते हुए किया गया हो कि ऐसे कार्य से हानि हो सकती है। परंतु सेक्शन 81 का डिफेंस तभी मिलेगा जब जिस हानि यानी हार्म को दूर किया गया है या बचाया गया है इस नेचर की हो और इतनी सन्निकट यानी कि पास हो कि यदि उस हानि को दूर ना किया गया होता या बचाया ना गया होता तो और अधिक हानि हो सकती थी। एक्ट जस्टिफाइड यानी कि न्यायानुमत और माफी योग्य यानी कि फॉरगिवेबल हो। फ्रेंड्स, सेक्शन 81 में दिए गए इलस्ट्रेशन से यह बात और अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। ए जो एक शिप का कैप्टन है अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने शिप का मार्ग यानी कि रूट नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने शिप को रोक सके
वह 20 या 30 यात्रियों से भरी बोट बी को अनिवार्यता यानी कि डेफिनेटली डुबो देगा और कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली बोट सी को डुबोने का जोखिम यानी कि रिस्क उठाना पड़ता है, जिसको वह संभवतः पार निकल जाए। यहाँ यदि ए बोट सी को डुबोने के आशय के बिना और बी के पैसेंजर्स को संकट का परिवर्जन यानी कि अवॉइड करने के प्रायोजन से सद्भावनापूर्वक यानी कि गुड फेथ में अपना रूट बदल देता है, तो यद्यपि वह बोट सी को ऐसे कार्यों द्वारा टकराकर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभावित जानता था। तथापि इनफैक्ट यदि यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे कि अवॉइड करने का आशय था ऐसा था जिससे बोट सी को डुबोने का जोखिम उठाना माफी योग्य यानी कि एक्सक्यूजेबल है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। फ्रेंड्स, दूसरा इलस्ट्रेशन इस प्रकार है। ए एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या प्रॉपर्टी को बचाने के आशय से गुड फेथ में करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली यानी कि अवॉइड की जाने वाली हार्म इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी यानी कि पास थी कि ए का कार्य माफी योग्य है यानी कि फॉरगिवेबल है, तो ए इस अपराध का दोषी नहीं है। लेकिन सेक्शन 81 के डिफेंस का लाभ तभी मिलता है जब जिस हानि यानी कि हार्म को रोकने के लिए जो एक्ट किया गया है वह बिना किसी लालच के किया गया हो। इससे संबंधित डटले वर्सेस स्टीफन का बड़ा ही मशहूर उदाहरण है। एक जहाज नष्ट हो गया था जिसमें 3 नाविक और एक बच्चा जीवित बचे थे। एक छोटी नाव से जा रहे थे, भूख से सब बिलबिला रहे थे, सबकी हालत मरने के करीब थी। तीनों नाविकों ने बच्चे को मारकर खा डाला। निर्णय हुआ कि अभियुक्त गण दोषी थे क्योंकि उनका कार्य लालच या प्रलोभन के अंतर्गत आता था। फ्रेंड्स, अगले सेक्शन है सेक्शन 82 और सेक्शन 83 जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी यानी कि बालकों को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 82 और 83 में बालकों यानी एक खास उम्र के बच्चों को आपराधिक दायित्व यानी कि क्रिमिनल लाइबिलिटी से उन्मुक्ति के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इन धाराओं में आपराधिक दायित्व निर्धारण के उद्देश्य को बालकों की अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है 7 वर्ष से कम अवस्था के बालक और दूसरा है 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था के बालक। पहले हम सेक्शन 82 के बारे में जानेंगे जो कि है 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य यानी कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। भारतीय दंड संहिता में 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को आपराधिक दायित्व से पूर्ण उन्मुक्ति यानी कि इम्यूनिटी प्रदान की गई है, क्योंकि यह माना जाता है कि 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे कार्य की प्रकृति और परिणाम समझने में असमर्थ होते हैं। इस संबंध में सेक्शन 82 निम्न प्रावधान करती है। सेक्शन 82 कहती है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की गई है। कहने का मतलब यह है कि यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष से कम है तो वह चाहे जो कुछ भी कर डाले अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक 6 वर्ष का बालक है, किसी के घर में सोने का जेवर उठा ले तो भी वह अपराधी नहीं होगा, क्योंकि उसे अपराध से पूर्ण उन्मुक्ति यानी कि इम्यूनिटी प्राप्त है। इस संबंध में श्याम बहादुर वर्सेस स्टेट का वाद उल्लेखनीय है। इस केस में एक 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे ने
एक सोने की तस्तरी पड़ी पाई। तस्तरी के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। निर्णय हुआ कि बच्चे को आपराधिक दायित्व से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त थी। उल्लेखनीय है कि धारा में 7 वर्ष से कम आयु शब्दावली का प्रयोग किया गया है, परंतु इसमें 7 वर्ष की आयु तक के बालकों को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति यानी कि इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों को केवल इंडियन पीनल कोड द्वारा दंडनीय अपराधों में ही नहीं, बल्कि सभी लॉज द्वारा आपराधिक दायित्व से पूर्ण उन्मुक्ति यानी कि टोटल इम्यूनिटी प्रदान की गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब सेक्शन 83 के बारे में जानते हैं, जो कि है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड एबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर तथा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य जिसकी समझ अपरिपक्व अर्थात इमेच्योर है। फ्रेंड्स, सेक्शन 83 के अधीन आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति तभी प्रदान की जाती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं। पहला, अपराधकर्ता बालक को 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु का होना चाहिए। नंबर 2, अपरिपक्व हो। और तीसरी बात यह जरूरी है कि वह कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने में नासमझ हो। इस प्रकार सेक्शन 82 जहां अपराध के दायित्व से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करती है, वहीं पर सेक्शन 83 सशर्त इम्यूनिटी प्रदान करती है। सेक्शन में 12 वर्ष से कम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऐसे बालकों को जो 12 वर्ष के हो गए हैं या अपराध कारित करते समय 12 वर्ष के हैं, सामान्यतया न्यायालय आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में यह माना जाता है कि वे परिपक्व समझ के हो गए हैं। कोई बालक मैच्योर समझ का है अथवा नहीं है, यह हर मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर अलग अलग निर्भर करता है। लेकिन सेक्शन 83 का डिफेंस तभी मिलता है जब एक्यूज्ड कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने में नासमझ हो। इससे रिलेटेड एक केस कृष्णा का है, जो कि एक अच्छा उदाहरण है। एक 9 साल का लड़का था। उसने 2 रुपए 8 आने मूल्य का एक हार चुराया, 5 आने में एक आदमी को बेच दिया। बालक को अपराध से बरी कर दिया गया, क्योंकि वह अपरिपक्व समझ यानी कि इमेच्योर था, जबकि खरीदने वाले व्यक्ति को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के आरोप में दोष सिद्धि प्रदान की गई। परंतु वहां दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जाती है जहां बालक परिपक्व समझ का हो गया है यानी कि मैच्योर हो गया है, जैसा कि मुसम्मात अमोना वर्सेस इम्परर के मामले में हुआ। एक 10 वर्ष की बालिका जिसका विवाह हो गया था, उसके पति और ससुर ने उसे गालियां दी। वह उस समय कुछ नहीं बोली, परंतु रात में जब सब सो रहे थे, उसने तेज धार वाले औजार से अपने पति का गला रेत दिया, जिससे उसका पति मर गया। बालिका घटनास्थल से भाग गई और छिप गई। कोर्ट ने फैसला दिया कि उसके भागने और छिपने के कार्यों से यह नहीं लगता था कि बालिका अपरिपक्व समझ की थी, इसलिए वह हत्या के लिए दोषी ठहराई गई। With this, we complete this topic. If there is any doubt, any query, please write it in comment below and also do subscribe the channel. Bye bye for now.